नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशा सरमाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की। सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर आज संसद सत्र का छठा दिन है और शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन देखने को मिल रहा है। और आज की कार्रवाई से पहले ही इंडिया ब्लॉक ने इस सत्र में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुद्दे क्या कुछ रहे उस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई है सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा है। शांतिपूर्ण कार्रवाई के लिए सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये संसद सत्र जो है वो लगातार जारी है राज्यसभा और लोकसभा में। फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अडानी मामले पर इंडिया ब्लॉक ने बड़ा प्रदर्शन कर दिया है और इस वक्त संसद के अंदर शीतकालीन सत्र का छठा दिन है, लेकिन लगातार कार्रवाई किस तरह से जारी होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आज के दिन हंगामा नहीं होगा, बहुत अच्छे से कार्रवाई यहां पर संसद के अंदर चलेगी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सहमति जताई गई है कि हाँ ठीक है, पूरी चर्चा जो है वो की जाएगी, लेकिन आज की कार्रवाई से पहले इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन देखने को मिला और यहां पर संसद परिसर के अंदर ही प्रदर्शन कर दिया गया है। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने यहां पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। अडानी मामले पर इंडिया ब्लॉक का ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक कार्रवाई के लिए यहां पर बनी थी यहां सहमति, लेकिन उस बीच में लगातार अगर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर किस तरह की तस्वीरें, लोकसभा की तस्वीरें आपको सामने दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कपड़ा मंत्री किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। सत्र को लेकर कल भी लगातार हंगामा देखने को मिला था, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे कार्रवाई आज संसद के अंदर यहां पर चलने वाली है। कांग्रेस ने राज्यसभा में भी कार्य स्थगित का जो नोटिस है वो जारी किया था, लेकिन दोनों तस्वीरें यहां पर राज्यसभा से भी आप लाइव देख रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा से भी तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब यहां पर किस तरह का ये पूरा सत्र रहेगा देखिए सर। 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर, सिल्क, दुपट्टा, तसर सिल्क, ड्रेस मटेरियल, सिगोरी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण ये समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 36.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष, महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184 है, 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग
बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन, अपग्रेडेशन, शेड बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीजों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं निवेदन करूंगा कि बुनकर आयोग के बदले सरकार को जब आपका जो भी सलाह होगा वो मानते रहेंगे। हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं और बुनकरों के लिए काम अगर आप बिहार का देखेंगे, देश और बिहार में, तो मैं आपको बता रहा हूं 1,04,000 वीवर्स इम्प्रूव्ड लूम एसेसरीज हथकरघा संवर्धन सहायता की तरह दी गई, उसमें बिहार को भी 400 के करीब दी गई। और अगर आप देखेंगे 86,445 हैंडलूम वर्कर्स को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी गई, तो 2,382 हैंडलूम वर्कर्स को बिहार में भी दी गई ट्रेनिंग। अगर आप देखेंगे 6,546 वर्कर को वर्क सेट दिया गया, तो बिहार में भी 265 वर्कर को वर्क सेट दिया गया। 14,717 वीवर्स को लाइटिंग यूनिट दिया गया, बिहार में भी 581 दिया गया। 2,443 मार्केटिंग इवेंट्स अभी तक किए गए, जिसमें बिहार का भी संख्या उसके अनुपात में रहा। तो हर तरह से हम करते रहे महोदय, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती डी पुरंदेश्वरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have about 4.3 million weavers in our country who face various issues and challenges like accessibility to loan, upgradation of design, access to markets, and so on and so forth. So I would seek to know from the Honorable Minister whether his ministry would consider a technology-driven platform that will provide a one-stop solution to all the challenges that the weaver community faces. Alongside, I would also seek to know from the Honorable Minister how the proposed Rashtriya Bunkar Ayog would actually protect our traditional craftsmanship alongside enhancing the global competitiveness of our weavers. Thank you, sir. महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी से अछूत नहीं रह सकते और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाते। आज आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की मांगें बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी हैंडलूम से कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जकार्ड दे रहे हैं, उनको डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करा रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म रखा है, तो मुझे लगता है मार्केटिंग में भी हमने रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सारे चीज़ों की व्यवस्था।
हमने मार्केटिंग के साथ डिजाइनिंग में भी तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक राज्यसभा से सीधी लाइव तस्वीरें और दूसरी तरफ लोकसभा में। कहीं ना कहीं आज ये शांतिपूर्ण तरीके से संसद सत्र चलता नजर आ रहा है और तस्वीरें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस सत्र से पहले हंगामेदार चीजें देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी द्वारा दो अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। एक मुद्दा अडानी भ्रष्टाचार मामला और दूसरी तरफ संबल हिंसा मामला, इन दो चीजों को लेकर प्रोटेस्ट। आगे बढ़ जाएंगे, हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, बताइएगा, आज की कार्रवाई थोड़ी सी अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इससे कुछ देर पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला संसद सत्र के अंदर। देखिए शिफा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और अडानी और संबल मामले को लेकर के चर्चा चाहता है। हालांकि अडानी मामले को लेकर के सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर हुई कि अडानी मामले पर हम विदेशी मुद्दों पर चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है और आज तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो जो मकर द्वार है पार्लियामेंट के अंदर, एक मकर गेट है, वहां पर तमाम जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो सांसद है, हालांकि टीएमसी में शामिल नहीं हुई है, यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ लगातार प्रोटेस्ट जारी है। बहुत अहम रहेगा कि अडानी मुद्दे को लेकर के जो बातचीत अपोजिशन चाहता है क्या उस पर सरकार राजी हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अडानी मुद्दे को लेकर के सरकार बातचीत के लिए जितनी भी कार्रवाई को इस वक्त हमने देखा, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो कि गिरिराज सिंह है, वो बिहार से जानकारी दे रहे थे कि बुनकरों के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत है, जैसे ही प्रश्नकाल को शुरू किया गया। देखिए, गिरिराज सिंह अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन बैलून में इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था कि ठीक से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। अभी जो फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे थे उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि सरकार की तरफ से जो अहम बिल हैं या जो नोटिस भेजे गए हैं उन पर जवाब देना जरूरी है, लेकिन क्योंकि लगातार जो हंगामा हो रहा है और हंगामे के बीच जो सदन चल रहा है उसमें सब कुछ इतना आसान नहीं है। और ऐसे में अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा, आशा भी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि विपक्ष हंगामा नहीं करेगा और आसानी के साथ सदन सुचारू रूप से काम करेगा, लेकिन आज जिस तरह से जैसे ही समय मिलता है और शुरुआत होती है और वैसे ही हंगामा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अपोजिशन अडानी मामले को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहा है और उनका कहना यह है कि अडानी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। और लेकिन ताबिश, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि देखिए 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं, अब छठे दिन की कार्रवाई आज थोड़ी सी स्मूथली चलती नजर आई, लेकिन उससे पहले स्पीकर को एक मीटिंग बुलानी पड़ी जिसमें कि विपक्ष और पक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाकर यहाँ पर समझाना बुझाना पड़ा। क्या कुछ लगता है इसकी इतनी जरूरत थी, क्योंकि देश के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ संसद सत्र में बैठकर बात कर रहे हैं? देखिए, कल भी कोशिशें की गई थी स्पीकर की तरफ से कि आसानी के साथ अब चीजें नॉर्मल तरीके से हो और सदन चल सके। तब ये सहमति सदन चलाने में जो अपोजिशन की हर संभव प्रयास होगा अपोजिशन वो करेगा। राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई थी, उसमें भी ये तय किया गया था कि ठीक है, अगर सरकार हमारे हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन मामले पर सरकार ने साफ कर लेकिन ताबिश, जिस तरह से कुल 16 बिल हैं, 11 पर चर्चा होनी है, 5 पर मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है, इस पर चर्चा कब शुरू होगी? हर किसी की नजर तो इसी पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री की तरफ से यहाँ पर बैंकिंग लॉ संशोधन बिल को लेकर भी पेश करने की बात हुई थी। देखिए, आशा लगातार अपोजिशन लीडर्स भी हमारे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर सब हमसे मिलते हैं और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे मंत्री हो या सांसद हो, वो भी हमसे मिलते हैं। लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसी तरह से सदन में हंगामा रहा तो जो अहम बिल है, क्योंकि 11 बिल पहले से पेंडिंग है, 5-6 बिल हैं, 19 बैठकें होनी थी, तो ऐसे में अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा तो इस हंगामे में ना तो वो 16 बिल पेश हो पाएंगे, ना ही उन पर कार्रवाई हो पाएगी और ना ही जो नोटिस, देखिए सांसद अपने इलाके का नोटिस नोटिफाई कराता है। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे कि आज छठा दिन संसद सत्र का देखने को मिला और आज तस्वीरें थोड़ी बदली नजर आई। 5 दिन वेस्ट होने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि ये साफ किया गया कि देश भी चाहता है कि ये संसद सत्र जो है वो सही तरीके से चले, ये सदन सही तरीके से चले, जिसके बाद की आज तस्वीरें थोड़ी सी बदली नजर आई। आगे बढ़ जाएंगे, बात अब श्रीनगर के हवाले से करेंगे जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और जो यहाँ पर आतंकी है उनके बीच में मुठभेड़ देखने को मिल रही है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, एक आतंकी को मार गिराया गया है। बता दें कि इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन पूरे तरीके से जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन
लगातार चलाया जा रहा है और दाचीगाम जाने वाले सभी रास्तों को यहाँ पर सील कर दिया गया है और इस इलाके के लिए डायवर्जन्स लगाई गई है ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ना हो। तो फिलहाल बड़ी अपडेट जहां पर श्रीनगर के हारवान इलाके की खबर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। एक आतंकवादी के मारे होने की खबर, लेकिन 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की भी खबर है। 22 दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह से दाचीगाम के अंदर यहां पर बड़ी घटना देखने को मिली, लेकिन फिलहाल दाचीगाम को जाने वाले सारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को यहां पर सील कर दिया गया है। हारवान के जंगलों के अंदर इस वक्त वहां पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। कल शाम से ही लगातार एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन देर रात होते हुए आपने देखा किस तरह से इस एनकाउंटर को थोड़ा सा धीमी गति पर लाया गया और आज सुबह से लगातार एनकाउंटर एक बार फिर से जारी किया गया है, जिसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई। 22 दिन पहले ये दूसरी मुठभेड़ यहां पर आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है। पिछले 5 आतंकी वारदातें किस तरह से हुई है वो आपको दिखाते चले, क्योंकि 3 नवंबर को श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ था और 5 नवंबर की बात करें तो बांडीपुरा में यहां पर एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद लगातार आप देखिए सिलसिला किस तरह से जारी हो गया और एक एक करके आतंकियों को खदेड़ने के लिए लगातार ऑपरेशंस जो है वो शुरू किए गए हैं। तो इसके साथ साथ देखिए 7 नवंबर को जैश के आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड की हत्या कर दी थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। 8 नवंबर को सागीपुरा और पानीपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन पिछली 5 आतंकी वारदातें आपको दिखा रहे हैं। 9 नवंबर को सोपोर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए जिस तरह से इस वक्त की बड़ी अपडेट हारवान के जंगल के इलाके से आ रही है, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। फिलहाल अभी ये सामने नहीं आ पाया है कि किस तंजीम से ताल्लुक रखता है, लेकिन जो संवाददाता है उनके हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर बताई गई कि 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जरूर है, जिस पर लगातार कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। इरफान, इस एनकाउंटर के हवाले से अपडेट कीजिएगा, अभी की क्या कुछ सिचुएशन वहां की है? देखिए एग्जैक्टली मैं इस वक्त शालीमार के बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा हूं और आपको बताते चले कि जिस तरीके से मुठभेड़ के हवाले से खबर यही है कि फिलहाल एक आतंकी को जो है मार गया है और खबर ये आ रही थी कि कल रात से ही यहां पर जी हाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को खासतौर पर दाचीगाम के इलाके में एक क्राल मोहल्ला का इलाका है जहां पर जी हाँ मिलिटेंट्स की छुपे होने की खबर थी और उसके बाद जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस तक ये खबर पहुंची, उसके बाद उस इलाके को पूरी तरह से मुहासे में लिया गया और साथ ही साथ जो ही मुहासे में लिया गया तो उसके बाद कुछ गन शॉट सुनाई दिए और गन शॉट सुनाई देने के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 14 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त मैं शालीमार मेन रोड पे जी हाँ मौजूद हूं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वो रास्ता है जो कि दाचीगाम की तरफ जाता है। दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया जहां पर बिल्कुल भी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खासतौर पर आपको मैं बताता चलूं कि अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या खासतौर पर जो इस इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें इरफान पूरी तरह से इजाजत दी जा रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं रिहायशी इलाका है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी दूर वो इलाका है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। उसको लेकर अपडेट कीजिए जरा। देखिए अगर मैं टूरिस्टों को लेकर बात करूं तो ये जो एरिया है शालीमार गार्डन के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ निशात बाग है, मुगल गार्डन है, हारवन बाग भी है। टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात यानी उन्हें आने जाने की पूरी तरह से परमिशन दी जा रही है। गाड़ियों को छोड़ने की इजाजत उन्हें है क्योंकि वो यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको पूरी तरह से सहूलियात मिल सके। मगर जहां तक मीडिया फ्रेटर्निटी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मैं अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा शफी को कि वो थोड़ा सा लेफ्ट पैन करे और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो स्पॉट है ये शालीमार का जो मेन एंट्री या जहां से हारवन की तरफ रास्ता जाता है, यहां से आप सामने देख सकते हैं कि मीडिया फ्रेटर्निटी को यहीं पर ही रोका गया है और सिक्योरिटी के एहलकार यहां पर मौजूद है, उनकी गाड़ियां यहां हैं ताकि मीडिया जो है वो यहां से इस स्पॉट को कवर कर सकती है। सुबह जब आप अपडेट कर रहे थे तो आपने बताया कि एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर थी, क्या पुष्टि हो पाई है किस आतंकी तंजीम से है और कितने लोग वहां पर छिपे हुए हैं?
देखिए, अगर मैं पुष्टि को लेकर बात करूं या जिस तरीके से कंफर्मेशन को हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, अभी तरह से ना पुष्टि हुई है, ना ही कंफर्मेशन आई है, ना पुलिस की तरफ से आया कोई ट्वीट आया है, या ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि किस आतंकी को मार गिराया गया है, इसका किस तंजीम के साथ ताल्लुक है। मगर इतना जरूर हमें पता चला है कि एक आतंकी को जो है वो मार गिराया गया है। और अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन के साथ साथ इस इरफान, नवंबर के महीने की अगर बात करेंगे तो काफी सारे आतंकी वारदातें हमने श्रीनगर में देखी हैं। पूरे कश्मीर वैली की बात करेंगे, वहां पर देखिए एनकाउंटर्स की बात करें या फिर अटैक्स की भी बात करेंगे, क्राउडेड एरियाज को एक बार फिर से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर पहले कहीं ना कहीं गोरिल्ला वार देखने को मिलती थी, कॉन्वॉयज पर अटैक हुआ करता था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदली गई है। और अभी भी ये जो आतंकी एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 120 के अधिक आतंकी एक्टिवली जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो इन चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेन्ड भी आतंकी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लगातार काम कर रहे हैं। सर्दियों को लेकर तो सर्दियों में अक्सर बेशतर हमने देखा है कि इस तरीके की जो मूवमेंट है हाई रीचेस पर ही होती है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये मुठभेड़ भी जो है दाची गांव के इलाके अपर रीचेस में हो रही है, जो कि पहाड़ी इलाका है, और कराल मोहल्ला के नाम से इलाका है जो कि हाई रीचेस पर हमने देखा कि पिछले 22 दिन पहले की अगर आपको याद होगा कि एक एनकाउंटर जो है गन शॉट्स हुए थे, उसके बाद जो आतंकी वहां फरार हुए थे, और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी तरह से इस इलाके पर जो है मुहासरा कंटिन्यू रखा था, कॉर्डन्स किए जा रहे थे और पूरी तरह से नजर रखी गई थी। और बाद में जबकि हमने देखा ये एग्जैक्टली वही एरिया है जिसमें बाद में पता चला कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहां पर आतंकी छुपे हैं। और कल रात से ही हमने देखा कि जब गोलियों का जो तबादला शुरू हुआ तो साथ ही साथ एक आतंकी को जो है वो मार गिराया गया है। मगर ये भी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए भी कुछ अच्छे चैलेंजेस हैं, मगर जिस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो काम कर रही है, जैसे आपने देखा कि कश्मीर की घाटी को लेकर मैं बात करूं, चाहे वो रूरल एरियाज हो या चाहे वो अर्बन एरियाज हो, जिस तरीके से एनकाउंटर्स को वो तमाम जानकारी देने के लिए इरफान फाजिल श्रीनगर से वाले यहाँ से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से अभी भी आतंकियों और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में मुठभेड़ जारी है। एक आतंकी को मार गिराने में सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है, लेकिन अभी भी 2 से 3 आतंकी उस इलाके में छिपे हैं। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ जाएंगे जहां पर संभल हिंसा के हवाले से बात करेंगे। राजनीति लगातार गरमा रही है और संभल हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। संभल हिंसा को बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान कई मुद्दों से, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उनसे हटाना चाहती है, जिसकी वजह से ये संभल हिंसा को यहां पर करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो संभल में अधिकारी काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं, ना कि लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और क्या कुछ का है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल संभल हिंसा को भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी जो साजिश है वो करार दिया आपके सामने, जहां पर संभल हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है और सीधा वार यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सोच समझकर साजिश के तहत काम कर रही है और अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। संभल हिंसा के अंदर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ बताते चले कि मंदिर और मस्जिदों को मद्देनजर रखते हुए जो कार्रवाई हो रही है इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया। इस बीच में प्रतिनिधि मंडल यहां संभल के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल रोका गया। कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो कई तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लग रहे हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव की तरफ से वो जरा सुना देते हैं। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की आज एक मीटिंग होने वाली है और 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक होगी। आज 12 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, इस तरीके का अंदेशा है। जहां पर आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में कुछ ही देर बाद बैठक होनी है, तकरीबन 12 बजे के करीब, यानी आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू होगी और कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, 16 दिसंबर को जिस तरह से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा
और आज 12 बजे लोक भवन के अंदर जब कैबिनेट की बैठक होती है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि 22 नवंबर 2024 को भी यहां पर बैठक हुई थी, जिसमें आपने देखा कि चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर प्लांट किस तरह से लगाया जाएगा, उसको लेकर मंजूरी देने की बात हुई। महाकुंभ के लिए रोड शो किस तरह से होगा, कई ऐसे प्रस्ताव थे जो यहां पर रखे गए थे। 23 प्रस्तावों को लेकर मंजूरी दी गई थी। लेकिन आज की बैठक अहम होने वाली है, काफी खास होने वाली है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, 12 बजे बैठक होने वाली है, किन किन प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है, कौन कौन बैठक के अंदर शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे तकरीबन 12 बजे योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में बैठक होने वाली है। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव भी रखे जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 17 प्रस्ताव ऐसे हैं जो पास होने ही हैं, चूंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम प्रस्ताव को रखे जाने के लिए खासकर आम जनता को लुभावने प्रस्ताव जैसे कई मुख्य निर्माण होने हैं जो कि सड़कों से संबंधित हैं, कई पुलों के निर्माण होने हैं, तमाम इस तरीके के प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। जी, कुल मिलाकर कितने प्रस्तावों को लेकर जानकारी आपके पास आ रही है? क्योंकि 22 नवंबर को जिस तरह से बैठक हुई थी तो 23 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई थी, जिसमें चित्रकूट के अंदर पावर प्रोजेक्ट जो प्लांट लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर महाकुंभ मेले में जिस तरह से रोड शो होगा। बिल्कुल, देखिए फिलहाल 15 से 17 प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद जब कैबिनेट शुरू होगी तो उसकी जो ऑफिशियल कॉपी है वो भी हम लोग जो पत्रकार हैं उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा की जाएगी, चूंकि महाकुंभ है, महाकुंभ को किस तरीके से भव्य और विख्यात बनाया जाए। 67वें जिले की भी बात हो रही है। जब ऐसे में महाकुंभ को देखने के लिए देश विदेश की नजरें होंगी तो उसको किस तरीके से खास बनाया जाए, इसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास होंगे, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित हो, कुंभ को किस तरीके से विख्यात और प्रसिद्ध किया जाए उसको लेकर के, तमाम विषयों को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े आरोप जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या उसको लेकर प्रस्ताव में बातचीत हो सकती है? देखिए, संभल की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। अखिलेश यादव हों, चाहे अजय राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर योजना को लेकर के। हालांकि पुलिस ने जब संभल की घटना हुई तो उसके बाद इस तरीके के बयानबाजी की कि हम मरने के लिए इस पुलिस की नौकरी में नहीं आए हैं, अगर कोई ईंट पत्थर से बात करेगा तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। उसका विपरीत जो विपक्ष है उसने ये बात कही कि क्या मारने के लिए आप यहाँ भर्ती हुए हैं। तमाम इस तरीके की राजनीतिक कुसंग जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। लेकिन संभल की घटना के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे हैं वो अपने आप में जवाबदेह है और सरकार को इन सभी सवालों पे जवाब देना भी होगा। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गौरव पांडे यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से अब एक कैबिनेट की बैठक, आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी तकरीबन 12 बजे के करीब और तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे जहां पर यूपी समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को भत्ता भुगतान की मांग की जानकारी साझा की है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्य सचिवों को तलब किया गया है क्योंकि प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। यूपी समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो समस्या है लगातार बढ़ रही है और इन चीजों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए, एक रणनीति निर्धारित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को भत्ता भुगतान की यहाँ पर जानकारी मांगी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया गया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर आप देखिए जिस तरह से प्रदूषण के जो प्रबंध हैं वो किस तरह से हैं, इस पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूपी समेत 4 राज्यों के जो मुख्य सचिव है उन्हें तलब किया गया है। बताते चलें कि एससी ने मजदूरों को भत्ता भुगतान की जो रिपोर्ट है वो मांगी है कि जानकारी को साझा किया जाए, किस तरह से मजदूरों का भुगतान जो है वो किया जा रहा है। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई यहाँ पर कोर्ट के अंदर होनी है, लेकिन उस बीच में लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
निर्देश दिए गए हैं कि आप पेश हो जाइए और इस पर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगातार फटकार यहां प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दी थी, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्य सचिवों को अब तलब किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में ये प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो प्रशासन है हरकत में आया है और अब दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अन्य जो राज्य है उनके मुख्य सचिवों को यहाँ पर तलब किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर अगली बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर, कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला विजय रूपानी को पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। बैठक में सीएम पद के नाम पर चर्चा की जाएगी क्योंकि 5 दिसंबर को यहाँ पर महाराष्ट्र सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है, जिसको लेकर कि ये विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले कल में होगी। तो फिलहाल बीजेपी ने निर्मला सीतारमण, विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया है। कल वहां पर पहुंचेंगी, महाराष्ट्र के अंदर मंथन किया जाएगा और उसके बाद कल ही सीएम का चेहरा जो है वो तय किया जाएगा और एक बड़ा ऐलान यहां पर किया जाएगा क्योंकि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी शमूलियत देंगे। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के अंदर सीएम का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रखा गया है। कल बीजेपी की विधायक दल की अहम बैठक है और इसी बैठक के बाद सीएम के चेहरे पर लगातार आप देखिए किस तरह से मुहर लग जाएगी। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का नाम यहां पर बार बार सामने आ रहा है। बैठक में सीएम पद को लेकर चर्चाएं लगातार अभी भी गर्म है, लेकिन इस बीच में 5 दिसंबर को यहां सीएम की पद की शपथ होगी। कल का महज अंतिम दिन है और कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है और अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज यानी कि कल की अगर बात करेंगे तो होने वाली। सरकार गठन से जुड़े बड़े जो अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। 5 दिसंबर शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में होने वाला है और तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले तैयारियों में जुट चुके हैं क्योंकि 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगातार चल रही हैं। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर की तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। हालांकि अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समारोह की तैयारियां चल रही है क्योंकि समारोह की डेट और टाइम अभी से सुनिश्चित हो चुकी है और इसी को लेकर तमाम चीजें जो है वो साफ होती नजर आएंगी। लेकिन कल यहाँ पर एक बैठक होने वाली है और नाम तय हो जाएगा। नाम सभी के सामने होगा, पब्लिकली नाम रखा जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की कमान अब कौन संभालेगा। हमारे साथ हकीम देशमुख ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। हकीम, कल ये यहाँ पर बैठक होने वाली है विधायक दल की महाराष्ट्र में, क्या कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी कल? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कल ये बैठक होगी तो कहीं ना कहीं जो है वो 2 निरीक्षक महाराष्ट्र में आएंगे और आज कल 10 बजे तक जो है विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है, जिसमें गुजरात के जो पूर्व मंत्री है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, वो आज शाम ही पहुंच जाएंगे। वही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है वो कल सुबह तक पहुंचने वाली है। 10 बजे बैठक शुरू होगी और कल जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद नाम का ऐलान होगा कि महाराष्ट्र का नया सीएम कौन बनने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन फिर भी ऐलान तक इंतजार करना होगा और कल शायद शाम तक ऐलान हो जाएगा क्योंकि 5 तारीख को जो है 5 बजे जो है वो कहीं न कहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का पहले बयान आया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सीएम बन जाए, जो भी फैसला होगा अमित शाह और प्रधानमंत्री का उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि वो अपनी बार बार प्रतिक्रियाएं जो है वो बदल रहे हैं। एक सवाल दूसरा ये है कि जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम को लेकर फॉर्मूला तय करने की बात हो रही थी, क्या लगता है कि वैकल्पिक तौर पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि अब विभागों के आधार पर भी आप देखिए किस तरह से पेंच फंसता हुआ नजर जरूर आया था। देखिए आशा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये तो स्पष्ट कर दिया था कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ंगा जो था
वो जो था वो गृह विभाग पर जो है अटका हुआ था। और जिस तरीके से वो अपने गांव में जाकर के बैठे 2 दिन 3 दिन तक उन्हें मनाया गया, उसके बाद अब ये तस्वीर जो है कहीं न कहीं स्पष्ट होते नजर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय भी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक पुख्ता जो जानकारी है, यानी कि उनकी तरफ से जो है कोई बयान नहीं आया है। जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, अब उसमें कौन किस पद पर विराजमान, उसमें किसको क्या पद दिया जाएगा, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है, ये बात अभी क्लियर हो चुकी है। लेकिन हकीम बताइएगा, यहाँ पर जो विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक होनी थी वो रद्द हो चुकी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विधायक उनके घर पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम उनके मकान सतारा जिले की बात करते हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे जाते रहते हैं। अब जिस तरीके से वो वहां पर गए हैं, तबीयत का कारण जो है वो आगे किया है उन्होंने कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, डॉक्टरी इलाज उनका चल रहा था। ऐसे में उनके जो नेता है, उनके पार्टी के जो विधायक है, वो उनसे जाकर के वहां पर मिल रहे थे, चर्चा वहां पे चल रही थी। लेकिन साफ तौर से ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिवसेना चाहती क्या है। ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर हकीम देशमुख लगातार अपडेट कर रहे थे महाराष्ट्र के हवाले से, जहाँ पर कल विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा होगी और स्थिति साफ हो जाएगी, जहाँ पर केंद्र से भी कुछ मंत्रियों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है ताकि सीएम का चेहरा जो है वो साफ हो पाए, क्योंकि 5 दिसंबर शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात चंडीगढ़ के हवाले से होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा होने वाला है और पहली बार एक ही मंच से मोदी और शाह देश को संदेश देने वाले हैं। इस वर्ष चंडीगढ़ में मोदी और शाह दोनों एक दूसरे का दौरा जो है वो साथ में देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ में आज नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, कोई भी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ या फिर लैंड नहीं करेगी क्योंकि मोदी और शाह दोनों एक साथ जो है वो चंडीगढ़ में एक ही मंच पर एक साथ देश को संदेश देते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ शिरकत करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए कई राज्यों की आईपीएस, सीएफएसएल, एसपी, आईटीबीपी समेत कई राज्यों के डीजीपी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर पंजाब के अंदर आप देखिए, चंडीगढ़ के अंदर दोनों अगर एक ही मंच को साझा कर रहे हैं तो कई तरह की आप देखिए अटकलें जरूर लगती हैं, क्योंकि प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर हैं। तो चंडीगढ़ आज नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, लेकिन पूरे शहर के अंदर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से काम किया गया, कानून व्यवस्था को लेकर चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर काम किया गया, क्योंकि जब नए कानूनों में बदलाव किया गया है, नए कानून लाए गए, उस दौरान यहां पर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्हें सराहना देने के लिए, सम्मानित करने के लिए भी आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं लगातार ये हिंसा देखने को मिल रही है और चिन्मय प्रभु की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले चिन्मय प्रभु के वकील पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, जहां पर हमले में वकील रामेन रॉय की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कट्टरपंथियों ने घर में भी उनके तोड़फोड़ की है और उन पर भी जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें कि उनकी क्रिटिकल सिचुएशन निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन इस सुनवाई से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि वकील जिसका नाम की रामेन रॉय है, उसकी हालत गंभीर हुई है। उन पर जो है वो जानलेवा हमला जो है वो किया गया है और कट्टरपंथियों ने उनके घर पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो हसीना की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि हिंदुओं के कत्लेआम का मास्टरमाइंड यहां पर यूनिस है और बांग्लादेश पूर्व सीएम शेख हसीना ने यहां पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जहां एक तरफ अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बांग्लादेश के अंदर हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बदतर होते चले गए हैं, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चिन्मय स्वामी को जिस तरह से जेल के अंदर डाला गया, फिर उसके बाद बाहर लाया गया, लेकिन फिलहाल कट्टरपंथियों के घरों पर अब किस तरह से ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो यहां पर चल रही है। तोड़फोड़ वहां पर शुरू कर दी गई। शिक्षक, पुलिस, नेता सभी पर यहां
हमला जो है वो किया जा रहा है। कोलकाता इस्कॉन प्रवक्ता रामधरण दास ने भी यहाँ दावा किया है, लेकिन सुनवाई से पहले चिन्मय प्रभु के वकील पर हमला कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह की हालत यहाँ पर रामेन राय की है। गंभीर हालत इस वक्त बताई गई। कट्टरपंथियों ने यहाँ पे घर के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ जो तोड़फोड़ है वो की है, और जाहिर तौर पर यहीं से अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त के क्या कुछ हालात जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर पूरी तरह से अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ शेख हसीना की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कत्लेआम का पूरी तरह से मास्टरमाइंड जो है वो यहाँ यूनिस है। करोड़ी सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, शेख हसीना का इस बीच में एक बड़ा बयान आना किस तरह से एक मायने रखता है कि वो कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड है यूनिस? देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश में प्रारंभ में जब हिंसा शुरू हुई सत्ता परिवर्तन के लिए जुलाई में, उस समय राजनीतिक हिंसा थी, लेकिन धीरे धीरे जब कट्टरपंथी हावी होने लगे वहाँ, तो उसका एक तरह का सेक्टेरियन और कम्युनल रूप उभर कर सामने आया। और जो सरकार वहाँ थी उसके पास पीपल्स मैंडेट नहीं था, इलेक्टेड नहीं है सरकार अब, तो वो सरकार उसको नियंत्रण करने में ज्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस हैं वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, और प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं। लेकिन करोड़ी जी, आज जो जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वहां पर कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। अब चिन्मय दास को तो जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वकील वहां पर पेश नहीं हुआ है इस सुनवाई में। देखिए, वो एक तरह का भय का वातावरण वहाँ बन गया है, क्योंकि कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। और जब हसीना को हटाने का था, वहाँ पीएनपी और जमातें दोनों साथ थे। जमातें कट्टरपंथियों को रिप्रेजेंट करती है, पीएनपी रिलेटिवली लिबरल है, तो उनमें भी अब डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश और अधिक हिंसक और राजनीतिक अस्थायित्व की तरफ जाएगा, क्योंकि इस माहौल में चुनाव नहीं हो सकते। संविधान निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया है, तो अगर तत्काल चुनाव कराना मुश्किल भी है और चुनाव नहीं करवाते हैं तो और अधिक हिंसक वातावरण बनेगा, और उसमें जो अल्पसंख्यक हैं वो उसके शिकार होंगे। क्योंकि अब जिस तरह का कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं, वो बांग्लादेश के समाज को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहा है। ठीक है करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बांग्लादेश के हालात कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से चिन्मय प्रभु को अब कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।